कौन सी दिक्कत है? छोटा सा कोड होगा एक लाइन का। चलो, द कंसेप्ट इज द वेब एपीआई। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो वेब एपीआई सबसे पहले क्या होता है। एपीआई को हम लोग सिंपली बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। चलो आप शांत रहो। तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है। एपीआई एक तरह की सर्विस होती है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा कम्युनिकेशन करने की फैसिलिटी देती है। मतलब अगर आपको अपने अलग अलग अभी बोलोगे तो नीचे जमीन बैठ जाएगा। चलो तो क्या होता है इन रियल टाइम सिनेरियो। इन रियल टाइम सम टाइम क्या होता है कि हमें अपने एप्लीकेशन जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उन एप्लीकेशन में डेटा कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में भी मान लो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन है, ठीक है, या वेब एप्लीकेशन है जिनको सर्विस चाहिए, मतलब जिन्हें डेटा चाहिए, ठीक है। कि देखो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो, चाहे आईओएस हो चाहे एंड्रॉइड हो या कुछ और हो, ठीक है। हर मोबाइल एप्लीकेशन के पास या हर फ्रंट एंड एप्लीकेशन के पास अपना बैकएंड नहीं होता है। इनके पास अपना कोई बैकएंड नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्टली किसी डेटाबेस से को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। इन्हें जब भी डायनेमिक बनाना होता है तो इनको चाहिए होगा डेटा, ठीक है। और डेटा आएगा कहां से? बैकएंड से। डेटा आएगा कहां से? बैकएंड से। और बैकएंड जो होगा वो कोई ना कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी पर बना होगा। वो चाहे नोड हो सकता है, चाहे पीएचपी हो सकता है, चाहे जावा होगा, पाइथन होगा या फिर डॉटनेट होगा। कोई ना कोई एक बैकएंड टेक्नोलॉजी पर ही वो बना होगा जिसके थ्रू आपका डेटा कम्युनिकेट होता है। इट मींस कि भाई आपको बैकएंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बैकएंड में जो इंटरफेस की बात आती है, जो इंटरफेस होता है जिसकी मदद से कनेक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड द एपीआई। दैट इज कॉल्ड द एपीआई, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल लाइक दैट, जस्ट लाइक द रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में बैकएंड होता है जहां पर रेस्टोरेंट में खाना बनता है, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, क्या है, दैट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक। भाई आप जो उनका अपना बैकएंड होता है, जो उस रेस्टोरेंट में जहां खाना बनता है, मान लीजिए आप जाते हैं बारबेक्यू नेशन में, ठीक है, और बिहाइंड ऑफ दैट उनका किचन है जहां पर खाना बन रहा है। वो कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या फंक्शन है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका मतलब किससे होता है? जस्ट वेटर्स। आप किससे कनेक्ट होते हैं? वेटर से, क्योंकि वेटर ही आपको खाना ला के देता है, वेटर ही आपकी सर्विस को कंप्लीट करता है, वेटर ही सब चीज करता है, ठीक है। मतलब आपकी जो पूरी कनेक्टिविटी किससे है? वो वेटर। आप हो गए क्लाइंट, वेटर हो गया एपीआई। और वेटर किस पे डिपेंडेंट करता है? बैकएंड पर। वेटर डिपेंड करता है बैकएंड पर, क्योंकि बैकएंड ही तो उसको खाना देगा। बैकएंड मगर उसे नहीं मिलेगा तो आपको सर्विस कहां से देगा? ठीक है। तो एपीआई का मतलब समझिए कि एपीआई एक तरह का इंटरफेस होता है जो यूजर को या क्लाइंट को, बोला जाए तो क्लाइंट को और बैकएंड को आपस में कनेक्ट कराने का
एपीआई में इंटरेस्टिंग कंसर्न ये होता है कि एपीआई में जो भी डेटा कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली आज के टाइम पे जेसन फॉर्मेट में होता है। एवरी डेटा जेसन फॉर्मेट में होता है जिसे एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि जेसन एक ऐसा डेटा फॉर्मेट होता है जो लगभग सभी लैंग्वेज को समझ में आता है। जेसन डेटा फॉर्मेट जो होता है ये लगभग सभी लैंग्वेज को समझ में आता है, इसीलिए जेसन को हम बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट है जो हर लैंग्वेज अपने आप को उस फॉर्मेट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जेसन यू कैन थिंक लाइक दैट कि जेसन जैसे अपने पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो जनरली हर लैंग्वेज के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, अगर आपको मान लो किसी चाइनीज से कम्युनिकेशन करना है तो भाई आपको चाइनीज नहीं आती है, उसे हिंदी नहीं आती है, बट बोथ नो इंग्लिश, दोनों इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पर हमारे पास जेसन होता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, डेटाबेस है, ये हमारा बैकएंड है, डेटाबेस है जहाँ डेटा है। यहाँ पर हमारे पास सर्वर पे क्या है, एपीआई हो गई। अब ये एपीआई कम्युनिकेट किससे कर सकता है, एप्पल के एप्लीकेशन से, एंड्रॉइड से, विंडोज से या किसी भी वेब से, मतलब इन सभी रिसोर्सेज से आप डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट्स द बिहेवियर ऑफ एपीआई। और एपीआई जो डेटा प्रोवाइड करेगी वो बेसिकली जेसन होगा। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि एपीआई से पहले हम लोग जो यूज करते थे उसको हम बोलते थे वेब सर्विस। डॉटनेट के अंदर वेब सर्विसेज यूज होती थी एपीआई से पहले। ठीक है, बट एपीआई वेब सर्विस में क्या दिक्कत होती थी ना, वेब सर्विस को जनरली हम बोलते थे सॉफ्ट सर्विसेज। गूगल करना सॉफ्ट सर्विसेज एंड रेस्टफुल एपीआई के बारे में तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा उसमें। जो सॉफ्ट सर्विस होती थी उनके साथ डेटा फॉर्मेट की प्रॉब्लम होती थी। डेटा फॉर्मेट की प्रॉब्लम क्या होती थी, तो उनके पास केवल एक का ही सेट हो, एक डेटा टाइप का ही सेट होता था। जैसे मान लीजिए कोई एपीआई अगर एक्सएमएल डेटा कम्युनिकेट कर रही है तो केवल एक्सएमएल ही कम्युनिकेट करेगा, दूसरे टाइप को नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सर्विस आपने बनाई, जब वेब सर्विस पे काम करते थे, यहाँ पर मान लो हमने सर्विस बनाई और यहाँ पर सेट कर दिया एक्सएमएल टाइप। ठीक है, ये जितने भी क्लाइंट होंगे ना, सभी क्लाइंट को केवल और केवल एक्सएमएल ही दे पाएगा, दूसरा टाइप नहीं दे सकता। ठीक है, अब मान लीजिए आईओएस को जेसन चाहिए, अब एंड्रॉइड को एक्सएमएल चाहिए, इसको एचटीएमएल चाहिए, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर ये एपीआई वहां पर, ये सर्विस जो थी पुरानी वाली सर्विस थी वो काम नहीं करती थी। फिर उसमें क्या होता था, हमें अगेन एंड अगेन लॉजिक लिखना पड़ता था, डेटा पासिंग करना पड़ता था कि एंड्रॉइड वाले के लिए फिर अलग डेटा कन्वर्जन करना पड़ा, आईओएस वाले के लिए अलग करना पड़ा, वेब वाले को, विंडो वाले को अलग, अलग अलग हमें कोड लिखना पड़ता था। बाद में इसे अपग्रेड करके लाया गया हमें जेसन, आई मीन इसको बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल आर्किटेक्चर के साथ बनाई गई एपीआई। जो रेस्टफुल एपीआई है, रेस्टफुल वेब एपीआई आई है, उनमें क्या है कि ये एपीआई कैपेबल होती है किसी भी टाइप के डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये एक डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज करती है, मतलब ये डिफॉल्ट यूज करती है जेसन, लेकिन उसके साथ कैपेबिलिटी रखती है कि अगर क्लाइंट को एक्सएमएल चाहिए तो क्लाइंट रिक्वेस्ट का, अगर मान लीजिए इसको एक्सएमएल चाहिए और इसने बोला मुझे एक्सएमएल चाहिए, तो ये क्या करेगी, अपने आप डेटा को कन्वर्ट कर देगी एक्सएमएल में, इसके एक्सएमएल दे देगी। अगर ये बोलेगा मुझे जेसन चाहिए, अपने आप क्या करेगा, इसे जेसन में कन्वर्ट कर देगा। ये बोलेगा स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक सर्वर लेवल पे एक ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड कर दी गई कि यूजर या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेटा पास करके दिया जा सकता है। समझ रही, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रेस्टफुल बिहेवियर, रेस्टफुल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका इसमें होने लगा। तो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमें डॉटनेट के अंदर या डॉटनेट कोर के अंदर वेब एपीआई मिलती है, इसको हम लोग रेस्टफुल वेब एपीआई के नाम से जानते हैं। इन्हें रेस्टफुल वेब एपीआई बोलते हैं। रेस्टफुल वेब एपीआई के अंदर जब भी आप कोड करते हैं, देखो इनका बैकएंड जो होता है, जो अभी तक आपने सीखा है वही होगा। बैकएंड में कोई चेंजेस नहीं होती, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। केवल हम लोग जो चेंजेस करते हैं वो केवल कंट्रोलर लेवल पे करते हैं। जो हमारा कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर पे ही चेंजेस होती हैं, बाकी आपकी जो सर्विस है, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, एवरीथिंग विल बी सेम, सब कुछ वैसे ही रहता है। और मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन के अंदर तो बैकएंड वही होता है, केवल कंट्रोलर से हम लोग किसी को एपीआई बना देते हैं और किसी को व्यू रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको समझाया था जब हम लोग एमईसी का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल बता रहे थे, तो हमने बताया था कि जब आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है तो रिजल्ट दो फॉर्मेट में आता है, आइदर वो व्यू के साथ आएगा, आइदर रिस्पांस आएगा। तो अगर व्यू के साथ आ रहा है तो नॉर्मल डेटा होगा, लेकिन अगर रिस्पांस आ रहा है तो वो एक एपीआई का डेटा हो सकता है, वो एक एपीआई का रिस्पांस हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, जब हम लोग व्यू की बात करते हैं तो व्यू के साथ भाई हमें आउटपुट हमारे पेज पे मिल जाता है, HTML पे देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब आप कभी API बनाते हैं, API का जो डेटा होता है उसे आप व्यू, चूंकि इसमें व्यू तो है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ पे, वो पता कैसे चलेगा कि सर्विस क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसके लिए टेस्टिंग टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे फेमस टेस्टिंग टूल आपका होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल सबसे फेमस टेस्टिंग टूल है, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। और इंडस्ट्री लेवल पे जो टेस्टर होते हैं वो भी पोस्टमैन को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा हाई कैपेबल और सबसे स्टैंडर्ड कंडीशन में है इस समय। इसके अलावा और भी टूल होते हैं, जैसे फिडलर होता है, फिडलर भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है। या फिर स्वैगर होता है, स्वैगर भी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं लोग। तो अलग अलग ट्रेंड में अलग अलग लोग यूज करते हैं, बट उनमें मुझे और जनरली इंडस्ट्री लेवल पे पोस्टमैन सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन डेवलपर के साथ साथ जो टेस्टर होते हैं आपके क्यूए प्रोफाइल के होते हैं, वो भी पोस्टमैन को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब आप एपीआई बनाएंगे तो एपीआई एक तो आप बनाते हैं तो आप खुद टेस्ट करते हैं, जो डेवलपर बनाता है वो खुद टेस्ट करता है कि आपने एपीआई बनाई तो एपीआई आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी एपीआई वर्किंग है या नहीं है। ठीक है। एक आप टेस्ट करेंगे और जब आपके एंड पे वर्किंग होगा, फाइनलाइज हो जाएगा, तब उसका क्यूए वाले जो बंदे होंगे, जो टेस्टर होते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करते हैं कि आपने जो बनाया है, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एपीआई पूरी तरह से वर्किंग है या नहीं है। ठीक है। तो एपीआई की 2 बार टेस्टिंग होती है, हालांकि दोनों बार पोस्टमैन पे होती है। आप जो करते हो अपने दिमाग से करते हैं, लेकिन क्यूए जो होता है वो थोड़ा सा उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने का प्रयास करता है, और ज्यादा प्योरीफाई करके करता है, वो और उससे ज्यादा बेहतर बनाता है। ठीक है। क्यूए प्रोफाइल वाले होते हैं, तो बस यही कंसर्न होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, एपीआई को बनाएंगे, बनाते हैं एपीआई, देखते हैं कैसे एपीआई बनती हैं, क्या टेक्निक है। वैसे हमने जो प्रोजेक्ट इससे पहले बनाए हैं उसी पे भी हम एपीआई बना सकते हैं, उस पे भी हम लोग एपीआई चला सकते हैं, या फिर एपीआई का नया प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई नॉर्मल एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर भी आप एपीआई बना सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि एपीआई का एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे और क्लाइंट के जैसा भी कंसर्न होगा, जैसा भी प्रोजेक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है। कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें केवल एपीआई ही एपीआई बननी है, तब तो भाई आप एपीआई का सेपरेट प्रोजेक्ट ले लेंगे। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एपीआई भी बनेगा और वेब एप्लीकेशन भी होगा, उस केस में आप कोई वेब एप्लीकेशन लीजिए और उसके अंदर दोनों बना लीजिए, एपीआई बना लीजिए और दोनों चीज बना लीजिए, मतलब वेब एप्लीकेशन भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है कि अगर आप एपीआई बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा राउटिंग का चेंज होता है। ठीक है। जनरली राउटिंग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डॉटनेट एमवीसी के अंदर राउटिंग 2 तरीके की होती है। ठीक है। एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल राउटिंग, एक को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। ठीक है। जो आपकी startup.cs के अंदर राउट मैप किया गया होता है, startup.cs में जो राउट मैप होता है उसको आप बोलते हैं कन्वेंशनल राउटिंग, कन्वेंशनल राउटिंग बोलते हैं। और जो आप कंट्रोलर के ऊपर या मेथड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर राउट स्पेसिफाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। एपीआई के अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग ज्यादा चलता है। स्टैंडर्ड जो है एपीआई के अंदर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग जो है स्टैंडर्ड है, वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं डेवलपर के एंड पे। बाकी एमवीसी के अंदर तो आप कन्वेंशनल राउटिंग को प्रेफर करते हैं। तो सम टाइम ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। कोई डाउट किसी को, एपीआई क्या होती है? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब चल के बना के देखते हैं एक एपीआई कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है एपीआई का। रेस्टफुल का मतलब होता है कि एक ऐसा बिहेवियर, मैंने बताया ना डेटा फॉर्मेट वाला जो बिहेवियर होता है, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा दिया जा सकता है। जैसे सपोज करो भाई एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, जहां पर आप जाते हैं और वहां पर पहले से डिशेस फिक्स है, जो जो डिश अवेलेबल है केवल वही आप खा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप जाते हैं कहीं पर, वहां पर मान लीजिए नॉर्थ इंडियन डिशेस हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, नॉर्थ इंडियन डिशेस हैं, आप केवल नॉर्थ इंडियन ही वहां पर खा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको साउथ खाना कुछ भी खाने का मन है या चाइनीज खाने का मन है तो आप वहां पर नहीं खा सकते, क्योंकि वो उनके पास वही प्रीफिक्स अवेलेबिलिटी है।
प्रीफिक्स है, वो चीज वहीं से पहले से फिक्स है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन वी कैन थिंक लाइक अ रेस्टफुल, लाइक बारबेक्यू नेशन, ठीक है। आपको बारबेक्यू नेशन जाना है, आप बारबेक्यू नेशन जाइए, आपके पास वहां पर पहले से बने डिशेस हैं, नो डाउट, बनी हुई डिशेस पहले से हैं, नॉर्थ है साउथ है जो भी है, लेकिन अगर आपको कुछ और खाने का मन करता है, then they have separate chef, and just you can order them and they cook for you, especially cook for you and just to be serve you, ठीक है। मतलब वो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को बनाएंगे, बना करके आपको दे देंगे, आप खा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो ये फाउंडेशन था कि आप ये सोच के गए कि यार मुझे साउथ खाना है या मुझे मान लो कुछ और खाना, चाइनीज खाना है, तो चाइनीज खाने के लिए आप वहां जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, आप ये नहीं सोच सकते कि यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक सेपरेट कुक होता है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बना करके दे देगा। ठीक कंडीशन यही होती है कि भाई सर्वर के पास पहले से एक डेटा फॉर्मेट फिक्स होता है, उसके पास डेटा मान लो जेसन देने के लिए कैपेबल है शुरू से ही, लेकिन अगर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट आ गई स्ट्रिंग में और क्लाइंट बोलेगा मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो सर्वर कैपेबल होगा कि आपको उस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। क्लाइंट बोलेगा मुझे एक्सएमएल में चाहिए, तो सर्वर कैपेबल होगा उस डेटा को एक्सएमएल में भी कन्वर्ट करके दे देगा। ये सर्वर की कैपेबिलिटी होती है, इसे बोलते हैं रेस्टफुल बिहेवियर या रेस्टफुल आर्किटेक्चर, ठीक है। सो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और इसमें जो एपीआई आपको मिलेगी वैसे सैंपल एपीआई के साथ ही प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और वैसे भी नॉर्मल मिलेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल चलना है, और यहाँ पे आप ले सकते हैं .NET Core, इट्स अ वेब एपीआई, यहाँ से लेंगे .NET Core वेब एपीआई। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है, लेट्स अ डेमो एपीआई, इनका नाम दिया मैंने, और बस इसे क्रिएट कर दीजिए, बस नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह ही बनता है, आप क्रिएट कर दीजिए, प्रोजेक्ट आपका रेडी है, ठीक है। अब इसमें डेटाबेस वगैरह जो कॉन्फ़िगर करने का टेक्निक होता है वो सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो आपने इससे पहले किया हुआ है सेम थिंग रहेगा, बस केवल हम जो चेंजेस करेंगे, जो वर्क करते हैं वो आपका केवल होता है फ्रंट एंड लेवल पे, आई मीन कंट्रोलर लेवल पे, जो कुछ आपको काम करना होगा वो कंट्रोल लेवल पे होगा। अगर इसके अंदर हम लोग देखें तो देखो इसके अंदर हमें जनरली अगर हम एमवीसी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर होता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो आपको केवल क्या मिल रहा है, कंट्रोलर मिल रहा है, मॉडल और व्यू नहीं मिलेगा, मॉडल और व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई देखो मॉडल का तो कुछ फिक्स है नहीं, मॉडल कहीं भी बन सकता है, हो सकता है किसी दूसरी लेयर के अंदर बना होगा, ठीक है, वो डेटा लेयर बना होगा, कहीं और बना हो सकता है। व्यू इसमें होता नहीं है क्योंकि फ्रंट एंड है नहीं, रिस्पॉन्स होता है, तो व्यू भी खत्म हो गया, रहेगा केवल क्या, कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल की अगर आपको यही बनाना यही बना दो, अगर दूसरे लेयर बनाना दूसरे लेयर बना दो, लेकिन मेनली इसके अंदर रहेगा कंट्रोलर और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें कंट्रोलर में जाएंगे, इसके कंट्रोलर सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक वेदर फोरकास्ट का डिफॉल्ट कंट्रोलर बना हुआ है, जो आपको सिंपल सा कुछ डेटा रिटर्न करके देगा, और कुछ नहीं करेगा, ये कुछ डेटा सिंपल सा रिटर्न करके आपको देखिए यहाँ पर देगा। ये मतलब ये डेमो है, एक टेस्टिंग सा बना के आपको दे दिया है, बट इसका हमें कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर देखिए आपका एट्रीब्यूट लगा हुआ है, आई मीन यहाँ पर देखिए राउट लगा हुआ है पहले से, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि भाई ठीक है, इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब हमारा है नहीं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थोड़ा startup.cs के अंदर, तो देखिए यहाँ पर इसका भी वैसे सर्विसेज कॉन्फ़िगर होती हैं, बट अगर हम लोग राउटिंग की बात करेंगे, बिट्स ऑफ राउटिंग देखिए चेंज होता है यहाँ पर, देखिए उसके अंदर हम लोग कन्वेंशनल राउटिंग यूज करते थे, तो जो कन्वेंशनल राउटिंग होती है उसमें एक टेम्पलेट सेट होता है, कंट्रोलर, एक्शन और पैरामीटर, लेकिन इसके अंदर टेम्पलेट नहीं सेट, मतलब इसमें भी एंड पॉइंट तो मैप हुआ है, बट मैप कंट्रोलर है, लेकिन इसमें कोई टेम्पलेट सेट नहीं, ठीक है। और चूंकि इसके पास कोई व्यू नहीं होता है, इसलिए आप सर्विसेज में देखेंगे, सर्विसेज पोर्शन में भी कोई व्यू की सर्विस कॉल नहीं है, जैसे इसमें देखते थे तो ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज था ना, लेकिन इसमें केवल क्या ऐड है, कंट्रोलर, क्योंकि व्यू का तो कांसेप्ट है ही नहीं, इसमें सर्विस जो होगी वो दूसरी काम करेगी एपीआई के अंदर, बाकी तो एमवीसी के अंदर जो काम करता है वो अलग चीज होता है, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है,
program.cs आपका वैसे ही रहता है, इससे कोई मतलब बनता नहीं है। एक मॉडल होता है जो बैलेंस बनाकर देता है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका टेस्टिंग के लिए डेमो है, इसके भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अननेसेसरी हैं। प्रॉपर्टीज आपकी है तो आपका सर्वर के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है। ऐप सेटिंग.json देखेंगे तो आपकी वही होती है जो कि ब्लैंक होता भी, इसमें कुछ भी नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सैंपल एपीआई बनानी है जिसमें मान लो मुझे CRUD ऑपरेशन करना है, लॉगिन करना है, साइन अप करना है, कुछ भी करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एपीआई में कितना सीखने वाले हैं, एपीआई में हम लोग कम से कम एक CRUD की एपीआई प्रॉपर बनाना सीखेंगे। ठीक है, और उसके साथ लॉगिन करना, साइन अप करना, लॉग आउट करना। ठीक है, तो एटलीस्ट इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, आपको टोकन इंप्लीमेंट करना समझ में आ जाएगा, क्लेम इंप्लीमेंट करना समझ में आ जाएगा, क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, और साथ के साथ आपको CRUD ऑपरेशन वगैरह आ जाएगा, और उन्हीं एपीआई को आप टेस्ट करना भी सीख जाएंगे कि एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं, उनके रिजल्ट को कैसे अज्यूम करते हैं। ठीक है, एपीआई कॉल करने का टेक्निक, अगर हम लोग कोई एपीआई बनाते हैं तो उसे कॉल करने का दो टेक्निक हमेशा होता है, ध्यान रखना, दो टेक्निक होता है। या तो कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन से या कोई आईओएस एप्लीकेशन से कंज्यूम किया जाएगा जो उसका अपना टेक्निक होगा, या अगर आपको क्लाइंट साइड उसे कंज्यूम करना है तो क्लाइंट साइड कंज्यूम करने के लिए आपको यूज करना होता है जावास्क्रिप्ट में के थ्रू अजाक्स। जावास्क्रिप्ट में jQuery में एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं अजाक्स। अजाक्स की मदद से आप एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं और उनसे अपना डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको C# के थ्रू कम्युनिकेट करना है, अगर आपको C# के थ्रू एपीआई कॉल करनी है तो उस केस में एक बेसिकली सर्विस होती है, एक सर्विस है, एक क्लास है जिसका नाम होता है HTTP क्लाइंट। क्या नाम है? HTTP क्लाइंट। HTTP क्लाइंट नाम की सर्विस का इस्तेमाल करके आप C# से कंज्यूम कर सकते हैं एपीआई। We have both options, either we can consume via the C#, either client side, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो कर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले एक मॉडल बनाते हैं, इसमें सर्विस बनाते हैं, माइग्रेशन करते हैं और फिर उसके बाद एपीआईज को बनाकर टेस्ट करते हैं। एपीआई टेस्ट करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन का होना जरूरी है। बिना पोस्टमैन के मेक श्योर आपके सिस्टम में पोस्टमैन इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहाँ पर पोस्टमैन इंस्टॉल है, हम इसको ऑन कर लेंगे। ये बिना इसके आप टेस्ट एपीआई को नहीं कर पाएंगे। एपीआई टेस्टिंग के लिए इसका होना जरूरी है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। फिडलर भी एक अदर टूल है पोस्टमैन जैसा, लेकिन वो थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा हैवी टूल है। फिडलर होता है, फिडलर। टेस्टिंग के लिए तो टूल ही यूज करेंगे ना, टेस्टिंग के लिए तो आपको टूल यूज करना होता है, बाकी चीजें बात की बात। चलो फिलहाल छोड़ो, हटाओ। तो यहाँ पर हमारे पास एपीआईज हैं। अब देखो, अगर आपको टेस्ट करना हो ना इस पे, इसमें ये जो फिडलर, जो मैंने पोस्टमैन ऑन कर दिया, इसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको अपना यहाँ यूआरएल पास करना होता है। यहाँ पर आपको मेथड सेलेक्ट करनी होती है, गेट पोस्ट क्या है। ठीक है, बस केवल उसको आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर देना होता है आपको, उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं आप। क्या कर रहा है, सो ऐसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो इससे जो भी रिस्पांस होगा ना, देखो एक एपीआई का यहाँ पे पड़ा हुआ है डमी, अगर ये एपीआई का सही होगा तो एग्जैक्टली ये गलत है। मैं कोई टेस्टिंग एपीआई आपको कॉल करके दिखाता भी हूँ। एक फेक एपीआई गूगल से निकालेंगे, फेक एपीआई, और फेक एपीआई बहुत सारी मिल जाती हैं। एक एपीआई मैंने यहाँ पर ऐसे निकाल लिया, ये कोई फेक स्टोर की एपीआई है, ये उसका यूआरएल है। मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, यहाँ ले जाएंगे, पेस्ट मार देंगे। ये पहले से टेस्टिंग एपीआई बनी होती है ऐसी, यहाँ मैंने इसको पास कर दिया और रिक्वेस्ट को यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करने पर अगर आपका रिस्पांस आ गया 200 ओके, ठीक है, इसका मतलब एपीआई क्या है, परफेक्ट है। और नीचे अगर आप आएंगे अपने इधर, आई मीन नीचे साइड आएंगे, तो आप देखेंगे आपको अपना रिस्पांस यहाँ पर मिलेगा। आई मीन यहाँ पर दिख तो नहीं रहा पूरा आपको क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा सही कम है, बट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो डेटा है, यहाँ पे सारा डाटा आपको आ गया है। ये नीचे पूरा डाटा आया हुआ है, ये वही एपीआई का रिस्पांस है जो भी आया हुआ है, जो हमने टेस्टिंग के तौर पे कॉल किया है। फिलहाल यहाँ पर हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे, अपना यूआरएल देंगे। ये तो टेस्टिंग हमने गूगल से निकाला था, हम अपना देंगे यहाँ पे।
फिलहाल चलो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक CRUD का API बनाते हैं, देखते हैं कैसे हम APIs बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपली मॉडल लोड कराऊंगा, मॉडल क्रिएट करेंगे। माइग्रेशन वगैरह स्टिल सेम रहेगा, तो उसको आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आई मीन मॉडल्स के अंदर मैं यहाँ पर क्लास बनाइए, ठीक है, और मे भी एम्प्लॉय मॉडल बना लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लास आपको बनानी पड़ेगी, हाँ, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये भी बना दिया मैंने यहाँ पर, और ये भी बना दिया। अब क्या करेंगे, मॉडल बनाइए यहाँ पर, अपना प्रॉपर्टी सेटअप कर लीजिए जो भी है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी बना देता हूँ इसके अंदर, मान लो ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, अब मान लो मोबाइल ले लेते हैं फिलहाल के लिए। और अगर आपको कुछ भी लेना ले सकते हो अपने हिसाब से, मैं इतने ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर चलिए अपना DB कॉन्टेक्स्ट ना, इनहेरिटेंस जो भी करना है वो तो करना पड़ेगा आपको, और जो सेटअप है वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, मतलब स्टेप सारे वही रहेंगे, कुछ नया नहीं है। इंस्टॉल पैकेज, फाइंड एंड इंस्टॉल पैकेज वर्जन, और इसको कैंसिल कर दीजिए, ये सही नहीं है, वो न्यूगर से उठाएंगे इसको हम लोग। सेम पैकेज होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, सेम थिंग आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो आपने वहां इंस्टॉल किया था वही चीज यहाँ इंस्टॉल करेंगे। कंट्री फेमर कोर पर परफेक्ट वर्जन चूज करिए अपना, एक वर्ड पैकेज हो गया। डिजायर्ड पैकेज जो भी है अपने पास, टूल हो गया, SQL सर्वर भी कहीं होगा यहीं पे, कहाँ गया, चलो हो गया इसका इंस्टॉलेशन डन, ठीक है। अब चलते हैं, नेम स्पेस ऐड करिए, सेम प्रोसीजर, पब्लिक DB एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और बेस क्लास को ओवरराइड करिए, हाँ, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, एप्लीकेशन का क्लास नेम, ऑप्शंस, और बेस में भी जाएगा क्या, ठीक है। नाउ पब्लिक DB सेट, क्या देंगे यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉई क्लास का नेम, द एम्प्लॉइज प्रॉपर्टीज गेट एंड सेट, ठीक है, फाइनलाइज करके आपने दे दिया, डन है ये। अब एक काम करेंगे, अब तो माइग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह चाहिए आपको, तो छोटा सा टास्क अपने पास बचा है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स ना, CNN, और यहाँ पर दीजिए अपना कनेक्शन। कनेक्शन के लिए आपको सर्वर चाहिए होगा, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर, डेटा कनेक्शन, कोई भी डेटा हम कनेक्शन ले सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग है हमारे पास है, बट हम यहाँ पर नया डेटाबेस बना लेते हैं। कोई सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन करता है, कोई सर्वर एक्सप्लोरर, दोनों डिफरेंस है क्या? इसमें एक सर्वर ऑब्जेक्ट वो दिखा देता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा देता है, उसमें कोई मतलब नहीं।
फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ये ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे API डेमो, ये नाम हमने यहाँ पर दे दिया, या डेमो API दे देते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस सर्वर की दिक्कत आएगी, पता नहीं कौन सा चलेगा इसमें। चलो ये बन गया। फिलहाल सर्वर कनेक्ट हो गया अपने पास। कनेक्शन स्ट्रिंग लीजिए उसका और पेस्ट मारिए। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो प्रोसीजर सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। जो प्रोसेस है ना वो तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट कर लो इसको आप। देन इसके अंदर अपना आप ऑप्शंस लैम्डा ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर और नेम स्पेस इसका, और कॉन्फ़िगरेशन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम अपने पास क्या है, दैट्स इट, फाइन, हो गया। यहाँ पर अब हम लोग माइग्रेशन कर सकते हैं। माइग्रेशन के लिए टूल्स में जाइए, कंसोल पे जाइए और माइग्रेशन करके डेटाबेस को रेडी कर दीजिए। सो लेट्स बी इनेबल माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन, फाइन, माइग्रेशन डन है अपने पास। लास्ट अपडेट डेटाबेस। सो कमांड चला करके इसे फाइनलाइज करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं एक बार, ठीक है। रिपोजिटरी, जैसा मैंने बताया था आपको, रिपोजिटरी बना करके अपना कोड जो है इंटरफेस और रिपोजिटरी बना करके वर्क करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे अपना विद द नेम ऑफ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के अंदर आपको दो चीज बनानी पड़ेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और एक सर्विस। लेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अनदर फोल्डर इज सर्विसेज, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट में अपना एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐड अ क्लास, मतलब इंटरफेस होगा यहाँ पर एक इंटरफेस, ये क्या रहेगा, आई, ये हो गया इंटरफेस। मेथड डिक्लेयर कर दीजिए आप इसके अंदर जो भी आपको चाहिए होंगी ना। मैं भी दो मेथड बनाना चाहता हूँ, पब्लिक, आई मीन पब्लिक क्या, यहाँ पर एक बनेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गेट करेगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मॉडल ले लीजिए, और यहाँ पर एक रहेगा गेट एम्प्लॉइज, एक मेथड हो गया, और एक रहेगा एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉय, आई मीन क्रिएट एम्प्लॉय का रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, एम्प्लॉय का डेटा लेगा एज अ, ठीक है। तो एक आपने किया गेट का और एक आपने पोस्ट का, केवल दो आपने क्या किया यहाँ पर बनाए, ठीक है। या तो आप चाहो तो एक और बना लो, आई मीन एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी एंड जस्ट टू बी टेक द, तो मैं यहाँ पर इतनी मेथड मैंने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद अपना सर्विस में चलिए, आप सर्विस में इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए, क्लास एम्प्लॉय सर्विस,
और ये क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा। उससे पहले पब्लिक एम्प्लॉय सर्विस कंस्ट्रक्टर में आई मीन आई एम्प्लॉय को इंसर्ट कराइए आप, फिर आई डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट अपने पास हो गया यहाँ पे ना। और इसका जो प्रॉपर्टी एक है उस प्रॉपर्टी क्या करेंगे आप, डिक्लेयर कर लेंगे। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर असाइन करा दे रहा हूँ एज अ फील्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप आई एम्प्लॉय को इनहेरिट कर लेंगे विद द नेम स्पेस। इंप्लीमेंट कर दीजिए कंट्रोल डॉट करके, इंप्लीमेंट हो गया इंटरफेस, मेथड सारी इंप्लीमेंट हो गई। जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना है अपना लिख लो अपने हिसाब से, जो अपने पहले से लिखते आए हैं। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ गेट एम्प्लॉय बाय आईडी में। सिंपल करेंगे यहाँ पर वेर emp इक्वल टू db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट ना सिंगल और डिफॉल्ट e lambda e dot id इक्वल टू रिटर्न द emp। ये एम्प्लॉय को सिंगल रिटर्न कराने का टेक्निक हो गया। इधर सारा एम्प्लॉय रिटर्न कराना है। इधर सारा कराना है रिटर्न db context डॉट एम्प्लॉइज टू लिस्ट। क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली इधर जाएंगे तो db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट add employee and then just to be db context dot ठीक है। ये अपने पास सर्विसेज बन गई। सर्विस बनाने के बाद आपको इसे इंजर्ट कराना पड़ता है, तो आप जाएंगे अपना यहीं पर कंटेनर में जहाँ स्टार्ट करते हैं सर्विसेज डॉट ऐड ट्रांजिएंट इस्तेमाल करेंगे। आई एम्प्लॉय है, आई एम्प्लॉय और उसके साथ क्या है अपने पास एम्प्लॉय सर्विस। ये भी ठीक हो गया, फाइन, रजिस्टर कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब आप चलेंगे अपना कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर के अंदर डाटा कंज्यूम करेंगे। कंट्रोलर के अंदर डाटा कंज्यूम करेंगे तो मैं चलूंगा यहाँ पर अपने कंट्रोलर पे, राइट क्लिक करेंगे, एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। कोई IFTM से गर्ल्स हैं इसमें, IFTM यूनिवर्सिटी से चलेगा ना वो? चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर, एक कंट्रोलर का नाम दीजिए अपना आप। एक मैं बना रहा हूं, मान लो एम्प्लॉय नाम से ऐड किया। सर्विस अपने पास है तो उसे इंजर्ट कराना पड़ेगा, पब्लिक एम्प्लॉय कंट्रोलर आई एम्प्लॉय, मतलब जो भी अपने पास है उसे इंजर्ट करा लीजिए। और एम्प्लॉय इसका नाम एक दे देंगे हम लोग, प्राइवेट टाइप का ले लीजिए, प्राइवेट आई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सर्विस ले लेते हैं यहाँ पर, ये नाम ले लिया मैंने। यहाँ पर बोल दिया एम्प्लॉय सर्विस इक्वल टू, ये तो काम अभी तक उतना ही हो गया जितना आपने इससे पहले किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है क्या, अभी जब आपने कंट्रोलर लिया, देखो अभी हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, हमने नॉर्मल कंट्रोलर ले लिया है, बट आपको ये वाला कंट्रोलर नहीं लेना था। आप जब भी कंट्रोलर ऐड करेंगे ना, आप जब कंट्रोलर पे जाएंगे यहाँ पर ऐड पे, तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिलता है ऊपर एपीआई का, लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोलर लेना है लेकिन एपीआई का लेना। दोनों का जो बेस क्लास होता है वो अलग अलग होता है। एपीआई का बेस क्लास अलग होता है, एमबीसी का बेस क्लास अलग होता है। अब मैं वो दिखाता हूं आपको। तो मैंने यहाँ पर मान लो एम्प्लॉय एपीआई फिर से ऐड किया, मैं यहाँ पर कंट्रोलर नाम वही है बट मैं चेंज कर दूंगा इसको, मान लो एम्प्लॉय से एम्प्लॉइज, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखना आप यहाँ पर जो एम्प्लॉय था, आई मीन जो कंट्रोलर था उसका बेस क्लास कौन था, कंट्रोलर है, लेकिन एपीआई वाला कंट्रोलर का बेस क्लास कौन है, कंट्रोलर बेस। ये डिफरेंस हो गया क्योंकि दोनों का रिस्पांस अलग अलग जाएगा, इसलिए उनका बेस क्लास भी अलग अलग है, ठीक है। और ध्यान रखिए इसमें राउट सेट है, प्रीफिक्स राउट होता है एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम, ये टेम्पलेट होता है, ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है ये, ठीक है।
So we can simply consume the things like the things. मैं सेम यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, वैसे इस एम्प्लॉय की जरूरत हमें नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, हमें एपीआई बनाना था तो हमें नॉर्मल कंट्रोलर नहीं चाहिए। हम लोग वैसे अगर उसका भी एक क्लास बेस कर देते तब भी बात वही बनती, लेकिन हमने नया ही बना लिया। तो ये हमारे पास कंसेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मान लो मुझे एम्प्लॉय गेट कराना है, वी कैन जस्ट टू बी आई एक्शन रिजल्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यू नो क्लास के अंदर ही रहेगा ये पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर हमने मान लीजिए बनाया एक गेट का मेथड। ठीक है, मुझे गेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली गेट एंड नाउ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ ओके ओके, और आई मीन वी कैन जस्ट डू दैट वेयर results equal to employee service dot get employees। ठीक है, get employees कॉल कर लिया आपने, और आपने यहाँ पर बोला क्या, if results dot you know count is greater than 0। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या, एम्प्लॉय के डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। राहुल पवन की तरफ, पवन को भेजो। तो ये अपने पास क्या है, एम्प्लॉय हो गया। एल्स यू नो एल्स पार्ट में जाएगा और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नॉट फाउंड, ये रिटर्न करेगा नॉट फाउंड, मतलब 404। रिकॉर्ड अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए, 404 आएगा। ठीक है, also a message we can also pass a message employee not found message। ठीक है, सो सिंपली मैंने एक एपीआई बनाई, केवल अभी एम्प्लॉय को गेट करने की एपीआई बनाई है। इट्स वेरी सिंपल एपीआई, इसको रन कराइए और इसको कंज्यूम करके चेक करिए क्या चलती है या नहीं चलती है। इसमें कुछ एरर है प्रोजेक्ट के अंदर, एक बार देख लेते हैं। सेमीकोलन मिसिंग है शायद कहीं पे, ज्यादा हो गया कम हो गया। ये हमारा यूआरएल रन कर रहा है। हमें क्या करना है, देखो अभी हमारी जो मेथड बनी है बाय डिफॉल्ट, जो एपीआई का जो एचटीटीपी एट्रीब्यूट होता है वो गेट होता है, बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी गेट होता है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें अपनी एपीआई को कॉल करना है, तो सिंपली हम यूआरएल उठाएंगे, ये तो डिफॉल्ट वाला कॉल हो गया। यहाँ पर हम यूआरएल उठाएंगे, यहाँ चलेंगे पोस्टमैन पे और यूआरएल पहले डालेंगे। ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम एम्प्लॉय, और यहाँ पे एचटीटीपी एट्रीब्यूट ध्यान रखेंगे गेट लेना है मुझे, क्योंकि गेट हम कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, इधर अपना सेंड है, रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सो अगर रिक्वेस्ट सेंड करने पर रिस्पांस आता है तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो एम्प्लॉइज एपीआई
could not send request. आई थिंक यहाँ पर हमारे पोस्टमैन में कुछ इश्यू तो नहीं है। https localhost / API / the things। अच्छा, एक्सेसिबल डिसेबल वेरिफिकेशन है यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। SSL का इशू होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखो अभी क्या आ रहा है, अगर देखेंगे एम्प्लॉय नॉट फाउंड, मतलब कोई रिकॉर्ड तो था नहीं, एंड दैट्स व्हाई ये बता रहा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पोस्ट करके देखते हैं कि एम्प्लॉय, ये तो हमारी कॉल हो रही है और ये 404 स्टेटस में भी आ रहा है, परफेक्ट है, जैसा हमने चाहा वैसा दे रहा है रिस्पॉन्स है। अब मुझे यहाँ पर मान लो पोस्ट भी कराना है, मैं एक बार पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट वाली एपीआई चलती है नहीं चलती है, उसके बाद कैसे डेटा आता है। बहुत ही आसान टेक्निक होगा अपने पास। सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, लेकिन इसके ऊपर आपको लगाना होगा एचटीटीपी पोस्ट। क्या लगाएंगे? एंड जस्ट टू बी कॉल द पोस्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग चाहिए एम्प्लॉय का डेटा, तो क्या करेंगे एम्प्लॉय, ठीक है, उसका डेटा ले लीजिए आप एम्प्लॉय का। ठीक है, और चूंकि सर्विस अपने पास इंटरनली है, ऑलरेडी बनी हुई है, एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्या है पोस्ट एम्प्लॉय, और इसके अंदर पास कर देंगे अपना एम्प्लॉय, क्रिएट हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा स्टोर करा लीजिए अपना। ठीक है, और अगर आप यहां पर कह सकते हैं कि इफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमने लिया वहां से नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट नल नहीं आ रहा है तो रिटर्न क्या करेगा? ओके। ठीक है, ओके, और ओके के अंदर आप पास कर देगा ये रिजल्ट, तो मतलब एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है। एल्स, ठीक है, रिटर्न ओनली ओके नॉट, मतलब उसमें डेटा नहीं जाएगा, फिर क्या पास करेगा? वो नल पास करेगा। तो बस केवल इतना सा हमने किया है पोस्ट का। तो एक बार हम लोग पोस्ट वाली एपीआई को भी कॉल करेंगे। तो मैं 2 रन कराता हूं यहाँ पे, और इस बार मैं क्या करूंगा, इधर चलेंगे, एक डिफरेंट यूआरएल और कॉल करेंगे, मतलब सेम यूआरएल ही कॉल होगा, सेम यूआरएल कॉल करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? पोस्ट। ठीक है, पोस्ट, और पोस्ट में जब आपको देना है तो डेटा पास करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बॉडी। यहाँ से डेटा पास करेंगे बॉडी पे क्लिक करके, तो बॉडी में डेटा जाएगा, और ये डेटा होता है रा, एंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप जेसन। रा और जेसन फॉर्मेट आपको डेटा पास करना है। यू नीड टू बी प्रिपेयर द जेसन डेटा लाइक दिस वन। तो आप ऐसे जेसन बनाएंगे, ये जेसन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो जो डेटा पास करना है एज पर द मॉडल, अगर अपने मॉडल के अंदर देखेंगे हमें जो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल, तो हम यहाँ से पास करेंगे द सेम थिंग। फर्स्ट नेम लेट्स दीपक, लास्ट नेम and just to be तो हमने यहाँ पर कुछ डिटेल डाल दिया आपने। ठीक है, परफेक्टली जो भी डेटा हमें डालना था परफेक्टली इसके अकॉर्डिंग हमने पास कर दिया है। ठीक है, जेसन बना करके अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। एक बार रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ से, तो रिक्वेस्ट हमारी सेंड होगी, और देखेंगे रिस्पांस क्या आता है। वी कैन चेक द रिस्पांस। रिस्पांस अपना यहाँ पे नीचे आया है ओके, अगर ध्यान से देखेंगे तो ओके रिस्पांस आया है। अब ये ओके रिस्पांस आया है, अब इधर चल के वही चीज सेम कॉल करते हैं अगेन, और देखते हैं अब क्या रिस्पांस आता है। आई मीन फिर से इस एपीआई गेट वाली एपीआई को कंज्यूम करिए, क्योंकि अगर डेटा क्रिएट हो गया होगा तो यहाँ पर आपको डेटा मिलना चाहिए,
इंस्टेड ऑफ नॉट फाउंड की जगह पे। देखो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, जेसन डेटा मिल गया एक रिकॉर्ड का, जेसन मिला एक रिकॉर्ड का मिला, ठीक है। यानी पोस्ट भी कॉल हो गया, गेट भी कॉल हो गया, गेट और पोस्ट दोनों कॉल हो रहे हैं। और अगर मैं एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट कर दूं, मान लीजिए अजय अजय समथिंग, मोबाइल नंबर समथिंग, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को सेंड कर दूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो, एक के बजाय दो रिस्पॉन्स हमें मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वापस चलूं यहाँ पे और दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगर मैं यहाँ पर जो डेटा आया है, अगर मैं डेटा आपको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके दिखाऊं नोटपैड पे, हमें जो डेटा वहां से मिला है वो क्या मिला है, वो ये मिला है, दो रिकॉर्ड मिल गए ना हमें यहाँ पर। एक रिकॉर्ड आपके पास ये वाला दीपक वाला, एक आपके पास ये, मतलब गेट और पोस्ट दोनों की एपीआई प्रॉपर आप यहाँ पे टेस्ट कर पा रहे हैं, दोनों के रिजल्ट सक्सेस हैं, ठीक है। ये आपका काम है कि आपको एपीआई बनाना है, उसे टेस्ट करना है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कल क्या करेंगे, कल इस पे हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कंप्लीट, और एक लॉगिन की साइन अप की विद टोकन ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, JWT कैसे होता है ऑथेंटिकेशन इसमें, क्योंकि इसमें लॉगिन ऑथेंटिकेशन अलग है, बाकी सब चीज वही होती है, कुछ नया नहीं है। और एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग का क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, कैसे उसे करना है उसके बारे में समझेंगे, फिर ये बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग परफॉर्म करो।